नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं संथालुल एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ सिमरन शुक्ला। झारखंड मुख्यमंत्री अविलंब राज्य में डीजीपी की करें नियुक्ति। अब खबर विस्तार से। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने आज पार्टी कार्यालय में प्रेस वार्ता कर राज्य सरकार पर बड़ा निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 2 दिनों से झारखंड संवैधानिक रूप से डीजीपी विहीन राज्य है। इतना ही नहीं, झारखंड में एसीबी, सीआईडी और पुलिस सभी के डीजीपी का पद रिक्त है। कहा कि अनुराग गुप्ता द्वारा दिए जा रहे निर्णय गृह मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशों के आलोक में पूरी तरह असंवैधानिक है। एक आईपीएस अफसर जिस पर भ्रष्टाचार, पक्षपात और फ्रॉड का आरोप हो, कोई भी सरकार अपने राज्य और जनता की सुरक्षा उसके हवाले कैसे कर सकती है। झारखंड में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो और सीआईडी का कार्यभार भी गैर कानूनी तरीके से यही संभाल रहे हैं। अनुराग गुप्ता के कार्यकाल में कोयले की चोरी में बेतहाशा वृद्धि हुई है। भ्रमण के दरमियान जब धनबाद इलाके में मुझे लोगों ने बताया कि उस इलाके से रोजाना 500 ट्रक से भी ज्यादा कोयले की चोरी हो रही है, तो मैंने ये बात सरकार के संज्ञान में लाया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। इस मामले में तो उस इलाके से आने वाले विधायक जयराम महतो जी ने तो यहाँ तक कह दिया कि बाबूलाल जी की जानकारी कम है। वहां तो रोजाना 700 से 800 ट्रक कोयले की चोरी हो रही है। आज आप सब लोगों के बीच आए हैं। आज 2 तारीख है। यानी हम कह सकते हैं पिछले 2 दिनों से झारखंड प्रदेश डीजीपी विहीन हो गई। हमें लगता है कि देश में सिर्फ झारखंड ही एकमात्र पहला राज्य है जहाँ बिना डीजी के चल रहा है। और डीजी के ऊपर भी कई जिम्मेवारी थी उसके। एक तो पुलिस विभाग के भी थे, सीआईडी के भी थे, एसीबी के भी थे। तो एक प्रकार से ये जो राज्य में पुलिस कप्तान विहीन प्रदेश हो चुका है। और ये हम ही कह रहे हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि भारत सरकार ने 22 अप्रैल को ही राज्य सरकार को पत्र लिख दिया है कि वो 30 तारीख को जो यहाँ के डीजीपी अनुराग गुप्ता थे वो रिटायर कर गए। और 30 के बाद 1 हो गया, 2 भी हो गया, लेकिन कोई नई डीजीपी या नियुक्त नहीं हुआ है। यानी डीजीपी विहीन आज जिला। और इसलिए हमने कहा कि भाई देश में शायद एक पहला राज्य होगा इस प्रकार का जहां राज्य में कोई डीजी नहीं, क्योंकि जिनको जिस प्रकार से उन्होंने बना करके रखा हुआ है, तो आज जो भी वो डीजी निर्णय लेंगे डीजी के रूप में, तो बिल्कुल वो विधि सम्मत नहीं होगी, कानून का वो बिल्कुल विपरीत होगा। और ऐसे पदाधिकारी अगर कोई भी निर्णय लेते हैं तो आप समझ सकते हो उसका दूरगामी प्रभाव पड़ता है। उसका निर्णय कहीं से भी युक्ति संगत नहीं होगा, लीगली नहीं हो सकता, क्योंकि लीगली वो आज की तारीख में डीजी वो नहीं है। उसका स्पष्ट रूप से भारत सरकार का जो पत्र है आप सब देख सकते हैं। मैं कह रहा था कि भाई आखिर अनुराग गुप्ता में क्या खूबी है कि उनको अभी भी वो डीजीपी बना के गैर कानूनी ढंग से रखे हुए। और ये व्यक्ति के बारे में थोड़ी जानकारी लीजिए। जब बिहार के जमाने में भी उनके ऊपर गया में मगध यूनिवर्सिटी का जो पुलिस स्टेशन है वहां भी उनके ऊपर केस है। वहां तो 420 तक का उनके ऊपर आरोप लगे हुए। जो पुलिस अफसर एक भ्रष्टाचार, पक्षपात करने के आरोप हो, और हेमंत सोरेन ने खुद
जब पहली बार मुख्यमंत्री बने तो 24 फरवरी 2020 से लेकर के 9 मई 2022 तक अर्थात 26 महीना तक इसको निलंबित रखा। कोई दूसरे लोगों ने कोई निलंबित नहीं रखा था, हेमंत सोरेन ने रखा था। और जो व्यक्ति 26 महीनों तक निलंबन रहा और उसके बाद निलंबन समाप्त हुआ, तब फिर हेमंत सोरेन ने फिर नियुक्ति दिया। यानी जिनको 26 महीनों तक निलंबित रखा, आज उनके प्रति आखिर ये सारे जो प्रेम का क्या कारण है या क्या मजबूरी है उनको डीजी बनाए रखने के लिए जो एड़ी चोटी का लगाए हुए है, तो उसका हमने पता करने की कोशिश की। आखिर इस अवसर में कौन सी ऐसी पंख है जिसके कारण से हेमंत सोरेन ने इनको यहां बैठा के रखना चाहते हैं। तो मैं आज चाहता हूं कि वो सस्पेंशन भी थोड़ा मैं समाप्त करूं ताकि आप सबको ध्यान में आ जाए। आप सबको पता है कि झारखंड में ईडी की जांच चल रही है और ईडी ने भी कई एक भ्रष्टाचार की उन्होंने खुलासा किया और उस भ्रष्टाचार में जो भी लोग शामिल हैं उन सब लोगों को के ऊपर प्रोसिक्यूशन सैंक्शन के लिए जो ईडी ने लिखा है उसमें से लगभग 10-12 अफसर है। लेकिन आज तक उन सारे मामलों को रखना, आज तक सरकार ने उसका सैंक्शन नहीं दिया है, बल्कि जो ईडी के द्वारा जो गवाहें थी उन्होंने कई एक गवाहों को के ऊपर दबाव डालना, कई के ऊपर तो केस करके जेल में भी डाल दिया ताकि ये जो प्रेडिकेट ऑफेंस होते हैं कि उसको समाप्त करना, यानी जो उनके हिसाब से जो बयान नहीं देंगे फिर उनके ऊपर केस करना। पूर्व में भी आप सबको जानकारी है कि ईडी को डेमोरलाइज करने के लिए उन्होंने क्या क्या किया था कि एसपीएससी एक्ट के तहत यहाँ मुकदमा भी दर्ज किया गया। वो आप सबके संज्ञान में से भी मैं लाना चाहता हूँ। तो आप समझ में आता है कि इनके साथ जो अंडर हैंड जो डीलिंग है हेमंत सोरेन और अनुराग गुप्ता के बीच कि आप करप्शन से हमें बचाओ और जो भी लोग करप्शन के विरोध में या करप्शन के लिए लड़ते हुए ईडी को साथ दे रहे ऐसे अफसर, ऐसे लोगों को जेल में डाल देना, उनके ऊपर जो केस मुकदमा है उसको समाप्त करने के लिए दबाव डालना, तो ये आम बात है। क्योंकि जिस प्रकार से इनको डीजी नियुक्त किया है, आधार दिया है, कोई एक भी उनका आधार पूरा नहीं होता है। क्योंकि इनको चुनाव के पहले इनको एक प्रभारी डीजी बनाया था, आप सब लोगों की जानकारी थी। लेकिन इनके ऊपर जो इतनी सारे जो फ्रॉड हो, गड़बड़ करने वाला व्यक्ति हो, तो इलेक्शन कमीशन ने इनको हटाया और हटाने के बाद भी आपके संज्ञान में मैं लाना चाहता हूं जो इससे पूर्व के जो डीजी थे उनको भी प्रभारी बनाया था, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उसको नहीं माना और उसको फिर अस्थायी डीजी बनाया गया। पूर्व के जो डीजी थे
और फिर चुनाव जैसे समाप्त होता है और चुनाव समाप्त होने के बाद हेमंत सोरेन की सरकार, हेमंत सोरेन के नेतृत्व में जैसे ही सरकार बनती है, 28 नवंबर 2024 को फिर से इनको प्रभारी डीजी बनाया जाता है और 2 फरवरी 2025 को इनको रेगुलर डीजी बनाने की घोषणा की जाती है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये 6 महीना का भी वो कोई समय नहीं होता है और इसलिए जो भारत सरकार का मंत्रालय है उन्होंने साफ तौर पर सारे विषय को उन्होंने लिखा है, जितनी भी प्रकार के वो परीक्षण हो सकता है कि वो डीजी रह ही नहीं सकते और अखिल भारतीय जो सेवा नियमावली है 1958 नियम 16(1) के तहत आईपीएस अधिकारी की सेवानिवृत्ति की आयु वो 60 साल निर्धारित है और उसके हिसाब से 30/4/2025 को सेवानिवृत्त होने वाले तो और इसके बाद भी इनको बनाए रखे हुए। तो आप सबके संज्ञान में ये सारे विषय लाना था। ईडी के गवाहों को तंग करना, और आप सबके जानकारी के लिए कि इस प्रदेश के अंदर में जब से अनुराग गुप्ता डीजीपी बने हैं तब से कोयला की चोरी में बेहताशा बढ़ोतरी हुई। जहां कहीं भी जाते हैं तो अलग अलग जगह के लोग बोलते हैं कि यहाँ तो 500 ट्रक निकल रहा है, यहाँ तो 600 हाईवा निकल रहा है। तो जब दूसरे जगह जाते हैं तो होता है कि सर आपको तो ये पता ही नहीं है, यहाँ से तो इतना हाईवा निकलता है। और उसके लिए भी कई एक दलालों को लगा रखी जो सार्वजनिक रूप से लोग बताते हैं। हमने ट्वीट वगैरह में नाम भी डाला है, पता नहीं वो लोग कौन कौन लोग हैं, गाड़ियों से घूम करके वसूली करते हैं बड़ा प्रेम से। तो वसूली का भी वो सारे पैसा हेमंत सोरेन के जेब में भी जाता है और तभी कोई ऐसे व्यक्ति को जिनकी सेवानिवृत्त हो गए 30 तारीख को, इसके बाद भी बनाए रखना। तो ये आप समझ सकते हो कि आज झारखंड बिना डीजी के चल रहा है, तो इस राज्य का क्या होगा इसमें। इसलिए मैं हेमंत सोरेन जी से कहूंगा कि भाई आप बिना विलंब किए आप यहाँ राज्य में नए डीजी को आप नियुक्त करिए, क्योंकि जब तक कोई डीजी नहीं है तो उनके निर्णय को कैसे माना जाएगा कानूनी या लीगल पे। सीआईडी के डीजी नहीं है, एसीबी के डीजी नहीं है, पुलिस के डीजी नहीं है, ये कैसे चलेगा। और हमने तो तहकीकात भी किया कि मैं देश में भी कहीं कोई ऐसी घटना है कि आज तक कोई भी इतिहास में नहीं मिला कि इस प्रकार की कहीं कोई घटना हो, जो व्यक्ति रिटायर कर गए और फिर उसको बैठाए हुए काम पर। तो आज लगा कि मैं आप सबके समक्ष ये सारे बिंदु को रखा हूं। बाकी मैं डिटेल इनसे कहूंगा कि ये पूरा पत्र थी, जो कि मैंने खाली आपको बीच का समाप्ति का पत्र डाल दिया। राज्य सरकार ने पुनर्विचार का एक पत्र भेज दिया। उससे क्या होता है भाई, आज तो उनके यहाँ कोई उनको स्वीकृति तो नहीं दी गई है। 22 तारीख को ही पत्र सरकार ने लिख दिया है राज्य सरकार को, चीफ सेक्रेटरी को। आप चीफ सेक्रेटरी को जाके पूछिए, जब 22 तारीख को ही आपको पत्र आ गया
उसके बाद ये कैसे काम कर रहा है, कैसे किस हैसियत से डीजीपी यहाँ काम कर रहा है। कोई भारत सरकार ने कोई स्टे ऑर्डर नहीं दिया है, इसलिए कोई विषय ही नहीं है बात करने के लिए। देखो ऐसी स्थिति में मामला नहीं होना क्या चाहिए, हाँ? कानूनन होना क्या चाहिए। नहीं, कानूनन तो कह बता दिया है कि भाई अदालत ने रखा हुआ है, केंद्र से बोल दिया कि आपको लायक नहीं है, अदालत ने रखा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में तो कानूनी देखिए, कानून तो हर किसी को पालन करना है, हर सरकार को पालन करना चाहिए कानून, क्योंकि केंद्र सरकार तो उन्होंने, और कोई आप कहेंगे लेट से नहीं, 22 तारीख को ही 22 अप्रैल को ही केंद्र ने भेज दिया चिट्ठी, तो बचाव का क्या है भाई। टकराव की ऐसी स्थिति में है, फिर क्या विकल्प होगा? नहीं, बाकी वो केंद्र देखेंगे, वो विषय मेरा नहीं है। लेकिन मेरा कहना है कि आज की तारीख में तो यहाँ कोई डीजी नहीं है, बिना डीजी के चल रहा है, एसीबी बिना डीजी के, सीआईडी बिना डीजी के, पुलिस बिना डीजी के, और फिर ये डीजी की हैसियत से यहाँ मीटिंग कर रहे हैं। कल भी शायद मीटिंग किया था, बड़का प्रेस रिलीज जारी हुआ, तो वो हमारे हाथों में वो भी आया, तो मैंने देखा कि वो किस हैसियत से मीटिंग कर रहे हैं ये। थोड़ी तो शर्म आनी चाहिए। आज जो लोग कानून की बार बार बात करते हैं, उनको तो थोड़ा आना चाहिए कि भाई आप कानून नहीं पालन करोगे, कोई झारखंड देश से झारखंड कोई अलग नहीं है। केंद्रीय मंत्री बैठेंगे तो डीजी ही नहीं है, तो बैठेंगे कैसे। अरे भारत सरकार का गृह मंत्रालय का ये चिट्ठी है भाई, होम ऑफ अफेयर्स का, ये गवर्नमेंट का, भारत सरकार की पत्र है, कोई मेरा पत्र थोड़ो है ये। सर आप कैसे बैठेगा, इलीगल आदमी कैसे बैठेगा, क्या बात है, बैठना चाहिए कि नहीं, आप ऐसे बात कर रहे हो। बाबूलाल जी, अब इस परिस्थिति में क्या करें आप? अरे क्या करेगा, उसको कैसे बैठाएगा भाई, और डीजी नहीं है तो नहीं है, रिटायर्ड खत्म बात है। चलो।